प्रभाकर का कुछ समय पहले ही काम छूट चुका था। प्रभाकर की पत्नी राधा घर में आर्थिक स्थिति को देखकर परेशान थी। घर में खाने को अनाज नहीं था और 2 दिनों से प्रभाकर और उसकी पत्नी राधा ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैं समझ सकता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने सच में मुखिया जी के घर चोरी नहीं की थी। मुझे अच्छे से पता है कि आप चोर नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को कौन मानेगा? हम गरीब है ना, हम पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाया जा सकता है। बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है। वैसे तुम मुझे ये बताओ, क्या हम अपनी पड़ोसन रजनी से कुछ अनाज नहीं मांग सकते? मैंने उनसे अनाज मांगकर देखा था, लेकिन उन्होंने मुझे अनाज देने से मना कर दिया। आप जाकर कोई काम ढूंढ लीजिए ताकि खाने पर तो आफत ना आए। तुम सही कह रही हो, हाथ पे हाथ रखकर बैठने से भला क्या ही होगा। मुझे बाहर जाना ही चाहिए। इतना कहने के बाद प्रभाकर घर से निकल पड़ता है और कई जगह काम मांगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं दे रहा होता। अब प्रभाकर पूरे दिन इधर उधर भटक कर देर शाम जब घर आने लगता है तो रास्ते में वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए खुद से कहता है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं खुद का पेट पाल नहीं पा रहा, पत्नी का पेट क्या खाक पालूंगा। कल को मेरे बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश कैसे करूंगा। कैसी विपदा आ पड़ी है मुझ पर। प्रभाकर ये बोलकर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और वो प्रभाकर से बोलती है, बेटा कुछ खाने को दे दो, इस बुढ़िया को 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इधर उधर भटक रही हूँ बस। अम्मा, मैं और मेरी पत्नी 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है और ना मुझे कुछ काम मिल रहा है। मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ करना। तेरे झोले में रोटी रखी है और तू मुझसे झूठ बोल रहा है? अरे अम्मा, कैसी बात करती हो? अगर मेरे झोले में रोटी रखी होती, अरे तो मैं भूखा प्यासा थोड़ी ना भटक रहा होता, ना ही अपनी किस्मत को दोष दे रहा होता। अपने झोले में हाथ तो डाल बेटा, उसके बाद मुझसे बकेती करना। प्रभाकर उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर एक पल को हैरान रह जाता है और पलटकर जैसे ही वह अपने झोले में रोटियां ढूंढने लगता है, उसे उस झोले में रोटियां नहीं मिलती, लेकिन एक ककड़ी जरूर मिलती है। ये ककड़ी मेरे झोले में कहाँ से आई? ये मुझे पता नहीं, लेकिन झोले में तो अब भी रोटी नहीं है। अम्मा, अरे अम्मा, कहाँ चली गई अम्मा? अम्मा। प्रभाकर को बड़ी हैरानी होती है कि वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई है और कुछ देर बाद ही प्रभाकर अपने घर पहुँचता है और अपने झोले को एक तरफ रखकर अपनी पत्नी से पानी मांगता है। आपका चेहरा बता रहा है आज भी आपको कोई काम नहीं मिला। चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन भगवान कब तक हमारी परीक्षा लेते रहेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। तुम्हें भी मैं भूखा रख रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम मैं अकेला रहता हूं तो अपनी जिंदगी खत्म भी कर सकता था, लेकिन तुम्हें छोड़कर मैं कहीं मर भी नहीं सकता। आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, यही मेरे लिए काफी है। वैसे आज मैं 1-2 घरों में बर्तन और झाड़ू करके आई हूँ, वहाँ से मुझे शाम के लिए थोड़ा सा अनाज मिला है, हम उससे ही अपना गुजारा कर लेंगे। क्या तुम लोगों के घर झाड़ू पोछा करके आई हो? अरे नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सही और गलत की भी मुझे पड़ी नहीं है, अभी तो बस भूख मिटाने की पड़ी है। आप भी 2 दिन से भूखे हैं और मैंने भी तो आपसे शादी करके 7 जन्मों के लिए साथ निभाने का वादा किया है ना। अपने पति प्रभाकर को पानी देने के बाद राधा खाना बनाने चली जाती है, लेकिन राधा अपने पति के झोले को जब उठाती है तो उसे झोला भारी लगता है। जब राधा झोले में झांकती है तो उसे ककड़ी झोले में मिलती है, जिसे वो तोड़कर देखती है कि ये खराब तो नहीं है, और उसके बाद उस ककड़ी को राधा चूल्हे के पास बर्तन के पास रख देती है। अब कुछ देर बाद प्रभाकर अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाकर कहता है, अरे भाग्यवान, खाना बनाया नहीं, कब से इंतजार कर रहा हूँ खाने का। हाँ हाँ, बस बन ही गया है, अभी लेकर आती हूँ। जब तक राधा बर्तन लाने जाती है तब तक पास रखा हुआ ककड़ी का एक छोटा सा बीज कढ़ाई में गिर जाता है। अब दोनों पति पत्नी खाना खाने बैठते हैं, लेकिन वो लोग खाना खाते जाते हैं और उस कढ़ाई की सब्जी खत्म नहीं हो रही थी। रोटी तो खत्म हो चुकी थी और सब्जी जैसे ही बनाई थी वैसे ही थी।
और इधर दोनों का पेट भी भर चुका था। लगता है तुमने खाना नहीं खाया, सब्जी बर्बाद हो जाएगी, खा लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सामने ही तो मैं इतनी सारी सब्जियां खा रही हूँ, फिर भी ये सब्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कैसी है। आज कई दिनों बाद खाना देखा है, तुम्हारे दिमाग में बस खाना और खाना ही चल रहा है। प्रभाकर तो खाना खा के उठ जाता है, लेकिन राधा उस सब्जी को वापस से चूल्हे पर रखकर उसे ढक देती है। अब अगले दिन राधा एक कटोरी आटा एक बड़ी सी बाल्टी में रखकर उसे चूल्हे के पास रख देती थी। तभी उसमें एक ककड़ी का बीज गिर जाता है, पर यह सब राधा की आंखों के सामने हो रहा था। जैसे ही उसे बाल्टी में ककड़ी का बीज गिरता है, वह बाल्टी देखते ही देखते आटे से भर जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार है? पास रखी ककड़ी से बीज गिरे और ये आटे की बाल्टी भर गई। कल रात सब्जी में भी यही ककड़ी का बीज गिरा था। राधा ये खुद से कह ही रही होती है, तभी राधा का पति प्रभाकर भी बाहर से घर आता है और अपनी पत्नी को खुशी खुशी कहता है, राधा राधा, मुझे गोदाम में काम मिल गया है, अपने लाला जी के गोदाम में। अरे मुझे दिन में 50 बोरियां ट्रक में लोड करवानी है, उसके बाद मुझे 300 रुपए मिलेंगे और एक वक्त का खाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में ये बहुत खुशी की बात है। हाँ राधा, मैं बहुत खुश हूँ। इन कुछ दिनों में हमने बहुत दिक्कतें देखी हैं और सही भी है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभाकर अब पास रखे खाट पर लेट जाता है और दूसरी तरफ राधा उस ककड़ी को ले जाकर उसके बीज को बाहर मिट्टी में गाड़ देती है और वो इस उम्मीद के साथ घर आ जाती है कि कुछ तो होगा ही। ऐसे ही इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और राधा को यकीन हो जाता है कि उसने बाल्टी में आटा बढ़ते हुए देखा था। ये सब उसका वहम है। इस बात को अब करीब एक सप्ताह हो जाता है और एक रोज सुबह के समय जब प्रभाकर उठकर अपने घर के बाहर निकलता है तो वो देखता है उसके घर के बाहर ककड़ी की बेल चारों तरफ फैली हुई है और उसमें अच्छी खासी ककड़ियां लगी हुई हैं। अरे ये सब क्या है? राधा जल्दी बाहर आओ, देखो देखो, ये चमत्कार हो रहा है, चमत्कार। अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना चिल्ला रहे हो? रुको अभी आती हूँ। इतना कहने के बाद राधा जब बाहर आती है तो वो भी ककड़ी की बेल देखकर हैरान रह जाती है। अब राधा को सब कुछ समझ आ रहा है कि वो ककड़ी जादुई ककड़ी है जिसने उस दिन खाने में गिरकर खाने को खत्म नहीं होने दिया और आटे की बाल्टी में गिरकर आटे को खत्म नहीं होने दिया और अब ये ककड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली थी। राधा भी प्रभाकर को उसके लाए हुए ककड़ी के बारे में सब कुछ बता देती है। अरे ये बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मुझे एक रोज बूढ़ी औरत मिली थी, बहुत बुढ़िया थी वो, और उस दिन मैं काफी परेशान और भूखा था और मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। उस औरत ने मुझे कहा कि मेरे झोले में खाने की एक रोटी पड़ी है और जब मैंने थैला देखा तो उसमें ये ककड़ी निकली, लेकिन वह बूढ़ी औरत वहाँ से जा चुकी थी। अरे पल भर में ही गायब हो गई, ना जाने कहाँ चली गई और मैं ये घर ले आया। इस ककड़ी के आने के बाद हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सिर्फ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखा तुमने, तभी तो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सब कुछ कितनी जल्दी बदल गया। इस तरह प्रभाकर और राधा को उस जादुई ककड़ी से मदद मिलती है और उस जादुई ककड़ी को आने के बाद से उस ककड़ी से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा कमाने लगते हैं और गांव के गरीब और भूखे लोगों की भी मदद करने लगते हैं।